हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया हो? चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अपना जो चल रहा था क्या, विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। चैप्टर 3 है बुक में, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका चैप्टर नंबर 3 है, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन पे एग्जाम में जो आते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है अपने पास। ठीक है, जिनको एग्जाम में पूछा गया है पहले भी और अभी सकती आगे भी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो देखो उसमें एनालिटिक फंक्शन पे 4 थ्योरम्स हैं। जो फर्स्ट थ्योरम है वो दे रखा है कि इफ मोड ऑफ एफ जेड इज कांस्टेंट, यानी कि एनालिटिक फंक्शन का कोणांक, सॉरी कोणांक नहीं, मापांक, मॉडुलस, मोड जिसको बोलते हैं, वो अगर कांस्टेंट दिया हो तो प्रूव कीजिए कि वो फंक्शन है, जो एनालिटिक फलन है एफ जेड, वो खुद भी कांस्टेंट होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। फर्स्ट थ्योरम है ये क्या, कि जब मोड ऑफ एफ जेड इज कांस्टेंट, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन का मापांक अगर कांस्टेंट है, अचर है, तो वो विश्लेषिक फलन एफ जेड भी अचर होगा, कांस्टेंट होगा। पहली थ्योरम है ये। ठीक है, कंप्लीट फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन की बात की कंप्लीट, इसमें रियल भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट, वास्तविक भाग, एनालिटिक फंक्शन का, विश्लेषिक फलन का वास्तविक भाग कांस्टेंट हो, अचर हो, तब फलन खुद एफ जेड एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन वो भी कांस्टेंट होगा। इसी प्रकार जो थर्ड थ्योरम है अपनी, कि इमेजिनरी एफ जेड यानी कि एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन का काल्पनिक भाग अगर वो कांस्टेंट हो, तब भी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड कांस्टेंट होगा, विश्लेषिक फलन एफ जेड अचर होगा, नियत होगा। ठीक है, इसी प्रकार आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड, विश्लेषिक फलन का कोणांक जिसको आर्गुमेंट बोलते हैं, अगर वो कांस्टेंट हो तब भी एफ जेड कांस्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, कभी ना कभी रिपीट होती रहती है एग्जाम्स में। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है अपनी, सम्मिश्र विश्लेषण, उसमें जो अपना चैप्टर है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन, उस चैप्टर की 4 थ्योरम्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट से रिपीट होती रहती है, तो बारी बारी से इन सबको अपन करेंगे। तो पहले सबसे पहली वाली थ्योरम है कि जब एनालिटिक फंक्शन का मोड विश्लेषिक फलन का मापांक कांस्टेंट हो, नियत हो, तो वो विश्लेषिक फलन भी नियत होगा। इस थ्योरम को अपन करेंगे। ठीक है, अभी करते हैं इसको। हाँ भाई, चलो करते हैं अब फर्स्ट थ्योरम अपनी, थ्योरम नंबर 3.9.2 जो अपनी बुक में है। और वैसे देखे तो मैंने अभी 4 थ्योरम आपको बताई थी, तो उसकी जो फर्स्ट थ्योरम है वो है इफ मोड एफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर एफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन देन प्रूव दैट एफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कि यदि एफ जेड नियत है, एफ जेड का मापांक नियत है और एफ जेड वहां पे एक विश्लेषिक फलन है, तब सिद्ध कीजिए कि वो विश्लेषिक फलन एफ जेड भी नियत होगा। ये थ्योरम अपने को प्रूव करनी है। यहां से इसका प्रूफ शुरू होता है, सभी इधर देखेंगे और पहले कंप्लीट प्रूफ को समझेंगे। ठीक है, अब देखो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी लेते हैं अपन, इज एनालिटिक फंक्शन, अपन ने मान लिया इसको। ठीक है, लेट दे भी रखा है तो लेट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज एक एनालिटिक फंक्शन है, क्वेश्चन थ्योरम में अपने को गिवन है। ठीक है, ये एक विश्लेषिक फलन है। और क्या चीज दे रखी है अपने को, मोड ऑफ एफ जेड, फलन विश्लेषिक फलन एफ जेड का मापांक क्या है, सी कांस्टेंट दे रखा है अपने को, ये भी दे रखा है। अब अपन जानते हैं जब सम्मिश्र संख्या जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन मापांक निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, तो कैसे निकलता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी तरह फंक्शन का निकालेंगे, एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन का, तो वो क्या हो जाएगा, यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, सी के बराबर है, कांस्टेंट है, थ्योरम में गिवन है। ठीक है, आगे देखो, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन अपने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिली है, इसका कुछ नहीं करना, एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, आंशिक अवकलन करना है x के सापेक्ष, और दूसरी बार करना है यहाँ पे y के सापेक्ष। तो पहले x के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 2u डेल u अपॉन डेल x, 2v डेल v अपॉन डेल x, c कांस्टेंट है 0। ठीक है, यहां दोनों में से कॉमन लेके इधर भेज दिया, 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, u डेल u अपॉन डेल x प्लस v डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0।
एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी कॉची रीमान इक्वेशन, थ्योरम नहीं सॉरी इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान समीकरण, उसमें डेल v अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस डेल u अपॉन डेल y, माइनस डेल u अपॉन डेल y। तो कोसी बाई कोसी रीमान CR इक्वेशन, कोसी रीमान इक्वेशन से डेल v अपॉन डेल एक्स को किसमें बदल दिया, डेल u अपॉन डेल y में, ठीक है, क्योंकि दोनों फलन किसके लेने हैं अपने को, ये u के लेने हैं। इसी प्रकार यहां पे आओ, अब देखो ये था इक्वेशन फर्स्ट थी, ये एक बार x के रेस्पेक्ट में किया, इसी प्रकार करेंगे एक बार y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा, फिर से यहां से v को u में चेंज करेंगे, v को किस में चेंज कर देंगे, u में कैसे चेंज करेंगे, वही कॉची रीमान इक्वेशन से डेल v अपॉन डेल y की जो वैल्यू होती है CR इक्वेशन से वो होती है डेल u अपॉन डेल x, क्या होती है, डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। तो ये कॉची रीमान इक्वेशन से v को u में चेंज कर दिया। अब देखो एक बार यहां से u को गायब करना है, एक बार गायब करना है v को, कैसे करेंगे, आपने एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा दो इक्वेशंस को सोल्व करने का, ठीक है। तो उसमें देखो इक्वेशन सेकंड कहां पे है, ये रही, इक्वेशन सेकंड को u से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन थर्ड को करेंगे v से, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। इक्वेशन सेकंड को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो u स्क्वायर डेल u अपॉन डेल x माइनस यहां पे v है तो uv डेल u अपॉन डेल y, जोड़ना है नीचे लिख दिया, ठीक है, जोड़ रहे हैं इनको तो ये प्लस लगा दो यहां पे, ठीक है। इसको v से करेंगे तो ये v स्क्वायर डेल u अपॉन डेल x प्लस uv डेल u अपॉन डेल y, प्लस माइनस कट गए, यहां पे देखो डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल x, दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इसका पक्षांतरण कर देंगे जीरो की तरफ तो क्या बचेगा, सिर्फ डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू जीरो, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू जीरो। अब u का जो आंशिक अवकलन है x के सापेक्ष डेल u अपॉन डेल x, जो आंशिक अवकलज है वो जीरो क्यों मिल रहा है और कब मिलता है भाई, x के रेस्पेक्ट में अगर किसी वेरिएबल का आंशिक अवकलन करेंगे तो जीरो आएगा, कब आएगा, जब वो चर वहां पे हो ही नहीं, जब वो चर वहां पे हो ही नहीं, सिर्फ अन्य चर हो जैसे y है या कांस्टेंट 2 3 4 ऐसे कोई नंबर हो, तब वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल u अपॉन डेल x बराबर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फलन u x से स्वतंत्र है, यानी कि u में x है ही नहीं। अगर x के रेस्पेक्ट में अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं उसका, तो कहने का मतलब u में x है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे, इसलिए u चर x से स्वतंत्र है, u इज फ्री फ्रॉम द x, फ्री फ्रॉम x, ठीक है। अब x से स्वतंत्र है तो डेल u अपॉन डेल x क्या आ गया, जीरो आ गया। आगे देखो यहां पे अपन ने x से स्वतंत्र कर दिया, इसी प्रकार इक्वेशन थर्ड को u से गुणा करके माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड को v से गुणा करके, तो करेंगे घटाने पर अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू जीरो। वहां पे मिला था डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू जीरो, यहां पे मिला डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू जीरो। अब u का y के रेस्पेक्ट में जब आंशिक अवकलन किया तो भी जीरो मिला, तो कहने का मतलब u y से भी स्वतंत्र है, u में y चर है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे, u चर y से भी स्वतंत्र है। अब देखो वहां भी जीरो, यहां भी जीरो, वहां x नहीं है यहाँ y नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि u x और y से स्वतंत्र है, यानी कि u एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब u क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए जब u ही कांस्टेंट है तो fz जो विश्लेषिक फलन है वो भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। तो ऐसे क्या लिख दिया लास्ट में अपन ने, fz इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बिकॉज u इज कॉन्स्टेंट। u कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि u में ना तो x का टर्म है ना ही y का टर्म है, ये अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो fz को कांस्टेंट या नियत सिद्ध करने के लिए अपने को u को सिद्ध करना था, u या v को। अब यहां पे अपन ने u को कांस्टेंट कर दिया, इसी प्रकार v को कांस्टेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो v को भी कर सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, fz, उससे भी fz कांस्टेंट प्रूव हो जाएगा। ये अपनी थ्योरम थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि मापांक मॉडुलस fz कांस्टेंट है और fz एक एनालिटिक फंक्शन है तो fz जो एनालिटिक विश्लेषिक फलन है वो भी कांस्टेंट होगा, और उसको इस प्रकार करेंगे, ठीक है। मॉडुलस निकाल लेंगे इसका, फिर एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार u को गायब कर देंगे, एक बार v को गायब कर देंगे, तो डेल u अपॉन डेल x जीरो मिलेगा, दूसरी बार में डेल u अपॉन डेल y,
ठीक है। इसी प्रकार अगर दूसरे से करें v से, तो डेल v अपॉन डेल x कांस्टेंट मिलेगा और सेकंड बार में डेल v अपॉन डेल y कांस्टेंट मिलेगा। तो x और y क्या हो जाएंगे, वहां पे से गायब हो जाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं इसमें तो u कांस्टेंट है और सेकंड वाले में क्या कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट होगा। तो लास्ट में अपन क्या लिख देंगे, fz इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये थी अपनी थ्योरम फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड थ्योरम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।